हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो जैसा कि हम सब यूजीसी नेट की हिंदी कहानी देख रहे थे, आज हम देखने वाले हैं अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप ये PDF भी पा सकते हैं। ठीक है, तो अमृतसर आ गया भीष्म साहनी कहानी संग्रह में पटरिया 1973 में संकलित है। पूछा जा सकता है कि अमृतसर आ गया कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो पटरिया 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और पटरिया में पूछा जा सकता है कितनी कहानियां संकलित हैं, 14 कहानियां संकलित हैं पटरिया कहानी संग्रह में। ठीक है, इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और देखते हैं कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं पटरिया कहानी संग्रह में। पटरिया, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त। आगे देखते हैं। जख्म इम्पोर्टेंट है वाला, और इसमें से कोई भी कहानी पूछा जा सकता है कि किस कहानी संग्रह में है। पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्र जाल। आगे है डोरे, ढोलक, भगौड़ा। ये हो गई 14 कहानियाँ जो पटरिया कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठीक है, तो ये दृष्टि वाले बुक से पेज है। तो पहले हम लाइन टू लाइन कहानी को देखते हैं, फिर इसमें जो महत्वपूर्ण प्रतिपाद कथन दिए गए हैं उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, पात्रों को पहले कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अमृतसर आ गया कहानी। जितनी चीज़ें आप फर्स्ट पेज में देखे हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पटरिया, अमृतसर आ गया पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है। 1973 ईस्वी में भीष्म साहनी की कहानी है। शुरू करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। कौन कह रहे हैं? लेखक। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। कितने पठान थे? 3 पठान। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हो, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे, और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली के होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने जा रहा था। ये वाला पूछा गया है, लेखक कहाँ जा रहे थे? दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने जा रहे थे। ठीक है, तो ये वाला महत्वपूर्ण है। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी छुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही छुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। तो ये वाला कथन पूछा गया, ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला कथन देके पूछ लेगा किस कहानी से है, तो अमृतसर आ गया। उन्हीं दिनों पाकिस्तान में बनाए जाने का ऐलान भी किया गया था। क्या ऐलान किया गया था? पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था, और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहेब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा
हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर, तो किसका जिक्र है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं था। कुछ लोग अपने घर छोड़ कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चित की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये स्टेशन क्रम से लगाने के लिए पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा स्टेशन आया था, जेहलम स्टेशन, ठीक है। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। आगे है, खा ले बाबू, ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। यहाँ पर खुश का कुछ लिखा है, खुश रहेगी। काले दाल को तू दाल काता ए, इसलिए दुबला ए। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, जो आलिम हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बकरे का गोश्त एक और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है। अम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा, ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात ए, हम खाता ए और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं है। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी कर हंसने लगे, खी कर करने लगे। मांस नहीं खाता ए बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो। इधर क्या करता ए, फिर कहाँ उठा। तो ये वाला भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा किस कहानी का है। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर फिर एक अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। आगे है वजीराबाद। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। तो अगला स्टेशन कौन सा आया, वजीराबाद। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर
छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे से भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे से भी पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग रहे थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। आगे है, कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील में भी भाप गया था। भागते हुए खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगे के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ और कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुस आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया। जगह नहीं, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। एक बार जब जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। आगे है, दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों में लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ आओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल पर उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो? धकेल दो पीछे, और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडा के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ न देखा ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी, पर लात उस आदमी को नहीं लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती बैठ गई। किसको लगा था? पत्नी को। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बार बार अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठो बुढ़िया कर लाए जा रही थी। ए निकम्मो, बैठने दो, आजा बेटी तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो वे जालिमो, बैठने दो। तो ये वाला भी कथन पूछा गया, बुढ़िया का कथन, ठीक है, और हर बार पूछा जाता है ये वाला कथन। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास
सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। कौन कह रहा है? बुढ़िया। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। तो ये वाला भी कथन पूछा गया। ठीक है। गाड़ी शून्य प्लेटफॉर्म को लागती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। किसने कहा? दुबले बाबू ने। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल गई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते हुए धुएं, बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर से मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे थे। आगे, जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिर ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। वजीराबाद। ठीक है, स्टेशन का नाम पूछा जाएगा। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपी जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नजर आते लगता। उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही थी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लाग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के साथ के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता है वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। तो ये वाला कथन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाजें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था, पर इस बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा और ओ बेगैरत, तुम मर्द एक ही औरत है, सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम पर बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा।
पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी का पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे में मुसाफिर स्तंभ और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। तभी गाड़ी की रफ्तार सहसा छूटकर धीमी पड़ जाती है तो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। कभी रास्ते में रुक जाती है तो कभी डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता है। केवल पठान निश्चित बैठे थे वहां। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। तस्बीह माला, जपने वाला माला इसका अर्थ है। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी के बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी वक्त दूर किसी आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिघाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार में चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरवंशपुरा निकल गया। कौन सा स्टेशन? हरवंशपुरा निकल गया। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाते क्यों है? तस्बीह उठा वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खी करके हंसने लगा। जाहिर है वह हरवंशपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन से सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटका का सा शब्द, शायद गाड़ी की लाइन बदली। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा कि जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठानों को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदल ली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या ए बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरतों को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुख में गाली मत बको, हमने बोल दिया, अब तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है? बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। सिर से पांव तक कांप रहा था। बस सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ए इधर आपको गाली देता, ए इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीड़ जोगिया, आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदो, कुछ ए होश करो। तो ये वाला भी कथन पूछा गया है। किस कहानी से है? अमृतसर आ गया और बुढ़िया का कथन है, ठीक है। और ये पूछा भी गया है। उसके ओठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीड़ और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में
शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों के से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते हुए उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। ना जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, ना जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए थे और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बे में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए, सबके सब निकल गए। फिर वह सीट पिटाकर उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह मेरी वाली सीट पर आ बैठा और वह बड़ा उत्तेजित था और बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों के भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। मैं बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और फिर मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी बीभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है, पर पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निशब्दता की छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा है और झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह आधे लेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल से के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लाकर आई थी तब, पर अभी भी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया।
डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की से बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोलने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी से अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान सी सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर बार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के बार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू के 2-3 धारे एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते हुए दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों से बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण ही ओठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूल रही थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके से उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा
डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता था कि उसके हाथों में खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। क्षण खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरे बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कथन है। कौन कह रहे हैं? सरदार का कथन है। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। तो ये वाला कथन महत्वपूर्ण है। सरदार जी कह रहे थे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक बीभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। कहानी को हमने लाइन टू लाइन देख लिया। अब हम दृष्टि वाले बुक के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पेज हम देख चुके हैं। अमृतसर आ गया कहानी। पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है, 1973 में प्रकाशित, और इसमें 14 कहानियां संकलित हैं। इसको हम आगे देख चुके थे। तो अब देखेंगे इसके कथन। ठीक है, प्रतिपाद, मैं शैली में लिखित कहानी में लेखक। ठीक है, भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। ठीक है, तो ये कथन देके पूछ लेगा प्रतिपाद इसका कि किस कहानी का आशय है। ठीक है, अमृतसर आ गया। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। अगला है, शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगों की आहट थी। अब यहाँ पर उल्लिखित स्थानों के नाम हैं जो कहानी में आए हैं। ठीक है, पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। वो कौन सा जगह था? हरवंशपुरा। अब पात्र देखेंगे। मुख्य पात्र, कथावाचक कौन था? स्वयं लेखक। आगे है, लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल। अगला पॉइंट है, वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल भी है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। ये वाला भी पूछा गया कथन है। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। दुबला बाबू अगला पात्र है, दुबला बाबू। लेखक कथावाचक का सहयात्री जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। दुबले बाबू का। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। अगला कथन है, अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। ठीक है, बदला लेने के लिए, क्योंकि हिंदू महिला को पठानों ने मारा था। डिब्बे में के 3 पठान थे। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते थे। कितने पठान थे? 3 पठान। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौड़ पात्र कौन थे? सरदार। लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। कौन? सरदार। विनोद प्रिय है, अधिकतर कोई बात कह खी करके हंसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। बुढ़िया नेक दिल है। ट्रेन से मुसाफिर को उतारने
उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। भिश्ती कौन है? दंगे के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है, महज एक बार ही इसका जिक्र है। अब इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं। कथन। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम किसी छुटपुटे जी रहे हैं, शायद जुटपुटे जी रहे हैं, शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही जुटपुटे बीत जाना पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह जुटपुटा और भी गहरा चला जाता है। ये वाला कथन किसका है? लेखक का है। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। इस जुटपुट में आजादी सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा कर रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते और एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला कथन भी पूछा गया है, किस कहानी से है। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची थी उनके साथ थी, बेरामो तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया, बुढ़िया का कथन है और ये पूछा भी गया है। आगे है, शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था और मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की चमक की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे और नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दोनों साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चला गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। आगे है अगला कथन, डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी बीभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा था। तो पूछा जा सकता है किस कहानी से अमृतसर आ गया। तो यहाँ पर हमने कहानी को पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लिया और दृष्टि वाली बुक भी कंप्लीट देख लिया, जो भी तथ्य दिए गए इसमें। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ से, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।